नमस्कार दोस्तों। किसानों के आंदोलन का 24वां दिन है। यूं तो किसानों ने आंदोलन उसी दिन से शुरू किया था जिस दिन से राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था और कानून की शक्ल अख्तियार किया था। लेकिन दिल्ली की सीमाओं के आसपास किसानों ने घेराबंदी की, मोर्चेबंदी की। 26 तारीख से, बीते महीने की 26 तारीख, आज 24 दिन हो गए। दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ने लगी है। कल की ठंड की बात करें तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में, कई इलाकों में 3 से 4 डिग्री ठंड थी। 3 से 4 डिग्री और कुछ जगह 2.6 शिमला के बराबर। अगर 3 डिग्री ठंड, 3.5 और 4 डिग्री ठंड में किसान यूं खुले आसमान के नीचे या ट्रैक्टर में या ट्रैक्टर के नीचे या पुलिया के नीचे या दिल्ली के आसपास इलाकों में जैसे तैसे रातें गुजार रहे हैं और लगातार बैठे हैं कि उनकी मांगें जब तक मानी नहीं जाएगी, जब तक उनके आंदोलन को अंजाम नहीं मिलेगा, तब तक वो बैठे रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इस कपकपाती ठंड में किसानों का यूं बैठना, अपने घर परिवार को छोड़कर हजारों की तादाद में, हो सकता है तादाद अब 1,00,000-2 लाख हो चुकी हो, आंकड़ों पर मैं नहीं जा रहा, बहुत मायने रखता है और यह ठंड अभी बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी नीयत गंगा और नर्मदा के पानी की तरफ साफ है। कल उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया और इस कृषि कानून के फायदे गिनाए। 53 मिनट तक प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही। आज के अखबारों की सुर्खियां प्रधानमंत्री ने जो कहा उसी से भरी हुई है। कुछ अखबारों की सुर्खियां दिखा रहा हूं क्योंकि मैं अभी फिर से सिंघू बॉर्डर और दूसरे इलाकों में जाऊंगा, तो मुझे लगा कि अखबारों में क्या छपा और इस आंदोलन में कैसे तेजी आ रही है या कौन से संगठन साथ आ रहे हैं और सरकार का रवैया और नजरिया क्या है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर कोई खामी है, अगर कोई कमी है तो विनम्रता के साथ मैं उस चिंता का निराकरण करने को तैयार हूं, हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हूं। लेकिन बीजेपी के नेता अलग अलग जगह, चाहे किसान पंचायत जो कर रहे हैं वहां या कहीं और, कैमरे के सामने बयान देते वक्त इन किसानों को कैसे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने के आरोप लगा रहे हैं। तो ये दो चेहरे समझिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हुए 6 साल में वो सब हुआ जो बीते 70 साल में नहीं हुआ या यूपीए 1, यूपीए 2 में नहीं हुआ, उन सब का हिसाब देते हुए अपनी कामयाबी गिनाते हैं। एमएसपी जारी रहेगी इसका दावा करते हैं। इस कानून के बाद कैसे फायदा होगा ये बताते हैं और साथ में ये कि मोदी की सरकार ने कैसे एमएसपी पर फसलें ज्यादा खरीदी, दाल ज्यादा खरीदी और इस कानून के बाद किसानों की कैसे किस्मत चमकेगी। और आखिर में ये जो आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि पीएम कहते हैं अगर शंका है तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हो। तो इस विनम्रता का स्वागत किया जाना चाहिए, अच्छी बात है और बात ही, संवाद से ही कोई समाधान निकलेगा। और उसके बाद मेरी इन बातों के बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को आशंका है तो हम सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, विनम्रता के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें विनम्रता दिखती है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस विनम्रता के पहले प्रधानमंत्री के भाषण को देखेंगे तो उस भाषण में उनका साफ साफ संदेश है कि ये फैसला हमने कर लिया है और ये फैसला किसानों के हित में। अब सवाल उठता है, ये फैसला जिनके हित में किया गया है, अगर वो समझ रहे हैं कि उनके हित में नहीं है, अगर उनके सवाल हैं और प्रधानमंत्री के भाषण का या प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई बातों का या जो परसों कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में किए गए दावों का अगर सिलसिलेवार ढंग से किसान जवाब देकर कह रहे हैं कि इस पर हमें भरोसा नहीं है, तो देखना होगा कि जिसके लिए सरकार करना चाहती है, जिन किसानों का उद्धार करना चाहती है, जिन किसानों की किस्मत बदलना चाहती है, वो किसान कन्विंस क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी नीयत गंगा और नर्मदा की तरफ साफ है। अगर गंगा और नर्मदा की तरफ साफ उनकी नीयत होती तो राज्यसभा में जिस ढंग से इस कानून को पास किया गया, दुनिया ने देखा, ध्वनि मत से, उस सदन में जहां बीजेपी का, एनडीए का बहुमत नहीं था। आज आंदोलन के जब करीब करीब 3 महीने होने जा रहे हैं, उस दिन से, जिस दिन से यह कानून बना, तब सरकार का रवैया
और बीते 15 दिनों में खास तौर से जब दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने जमावड़ा किया, उसके बाद मीटिंग्स, उसके बाद फिर डेडलॉक और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का यह कहना, इस बीच नरेंद्र तोमर की वो चिट्ठी, जिस चिट्ठी में नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री अपनी सरकार की खूबियां, इस कृषि कानून के फायदे और क्या अफवाह फैलाया जा रहा है, कैसे गुमराह किया जा रहा है, ये सब बताते हुए बड़ी बात ये भी कह देते हैं, कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया उस 8 पन्ने की चिट्ठी के 7वें पन्ने में, कि किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो 1962 में देश के साथ नहीं थे। उसी विचारधारा के लोग, उसी भाषा के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हैं। किसान कह रहे हैं, क्या हम में आपको देशद्रोही दिखता है? क्या हम आपको चीन परस्त दिखते हैं? क्या हम आपको पाकिस्तान परस्त दिखते हैं? आप हमें आतंकवादी कहते हैं, क्या हम आपको आतंकवादी दिखते हैं? हमारे बेटे सरहदों पर हैं, हमारी संतानें शहीद होती हैं, हमारे घर के लड़के आज भी फौज में काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे LAC पर हो, चाहे LOC पर हो, और उसके बाद उनके पिता यहाँ सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन में बैठे। कई किसानों ने कहा कि उनके बेटे कह रहे हैं कि वहां आंदोलन हो रहा है, आप जाओ, और सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, बीजेपी के नेता तरह तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर विनम्रता की बात करते हैं और उनके मंत्री कहते हैं इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं इस आंदोलन के पीछे। नरेंद्र तोमर जब 8 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी के आखिरी में आते आते विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए, हालांकि किसान इससे भी नाराज है कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष के हाथों की कठपुतली है किसान, लेकिन नरेंद्र तोमर का यह कहना, बाकी मंत्रियों का यह कहना और प्रधानमंत्री की विनम्रता, आप देख सकते हैं दोनों में फर्क क्या है। आज के अखबारों में जो खबरें छपी दोस्तों, अब उससे यह भी पता चल रहा है कि किसान, बाकी राज्यों के किसान भी कैसे आंदोलन में हिस्सा लेते जा रहे हैं, और ये मुश्किल अगर बढ़ती है तो सरकार आगे क्या करेगी। आज के अखबारों की अगर देखें, जो प्रधानमंत्री का बयान भास्कर ने, अमर उजाला ने, सारे अखबारों ने छापा है, जिसका जिक्र मैंने किया, यह अमर उजाला है, भास्कर है, जैसे नवभारत टाइम्स ने छापा है, मोदी का प्रणाम मान जाए किसान। तो एक तरफ PM मोदी प्रणाम कहते हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर अगर कहते हैं कि ये जो किसान हैं ये उन लोगों के बहकावे में है जो 62 की लड़ाई में देश के खिलाफ थे, चीन परस्त थे। मतलब 62 में भारत चीन की लड़ाई हुई, इस देश में ऐसे लोग इनके हिसाब से थे जो चीन के साथ थे, और किसान उनके साथ हैं या वो किसान के साथ हैं, उनके बहकावे में किसान है। उस चिट्ठी को, नरेंद्र तोमर की उस चिट्ठी को प्रधानमंत्री रीट्वीट करते हैं, अमित शाह रीट्वीट करते हैं और कहते हैं मन की भावना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि मंत्री ने मन की भावना व्यक्त की है, इसे किसान भाई पढ़ें। तो किसान भाई ये भी तो पढ़ें कि ये किसान हैं जो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, या इनके पीछे वो लोग हैं जो चीन परस्त हैं। और उसके बाद आज ही अखबार में मैं बयान देख रहा हूं कि जो बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो अलग अलग जगह जो पंचायत कर रहे हैं वहां जाकर कहते हैं कि ये आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में चला गया है। केंद्रीय मंत्री बोले राष्ट्र विरोधी हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। एक बयान हो तो बताओ, कई वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका, और मैं वो चेहरे बार बार आपको दिखाता हूं कि ये चेहरे कौन है। क्या वो सारे लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठकर आए लोग, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ उठकर आए लोग, सैकड़ों हजारों लोग जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें बैठे 23 दिन हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर आए लोग, पंजाब के हजारों लोग जो लाखों की तादाद में हो सकते हैं अगर कुल जमा जोड़ लें तो, क्योंकि उनका तरीका यह है कि एक काफिला आता है, 5 दिन 2 दिन 4 दिन रहता है, वो लौटता है, फिर दूसरा काफिला आता है, उस जगह की भरपाई करता है और उस ज्यादा तादाद में दोबारा तिबारा चौबारा आता है। क्या ये लोग देश विरोधी हैं? बहाना चाहिए सरकार को, और इससे किसान और नाराज हो रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा, जो आज के अखबारों में है, कि साल के अंत तक शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अगर साल के अंत तक शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो फिर इस तरह के बयान क्यों हैं? और शंकाओं का समाधान क्या होगा? क्योंकि किसानों की शंकाओं की फेहरिस्त सामने है। प्रधानमंत्री के दावे और कृषि मंत्री के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इस बीच क्या हुआ दोस्तों, बहुत जगह जो खबरें अखबारों में दिख रही है कि कई ऐसे संगठन, क्योंकि सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि चंद किसान
चंद किसान, पंजाब के चंद किसान इस आंदोलन में हैं, लाखों किसान तो उनके समर्थन में, मतलब सरकार के समर्थन में। तो ये आंदोलनकारी किसान ये भी कहते हैं कि जो समर्थन में किसान हैं, लाखों किसान हैं, और अगर हम चंद किसान हैं तो सड़क पर आए, वो कहें कि हम सरकार के साथ हैं, आंदोलन के खिलाफ हैं, आए। तो सिर्फ नरेंद्र तोमर के साथ कुछ किसान नेताओं की तस्वीरें छपती है, दिखती है, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, ट्विटर पर शेयर होती है, वो किसान आए सड़क पर कि हाँ ये आंदोलन किसानों के हक में नहीं है, ये किसान नेता कह रहे हैं, आंदोलनकारी किसान नेता। अब मैं कुछ खबरें देख रहा हूं कि जो अलग अलग अखबारों में है, जिसमें है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों से इस किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। उसी में मैं देख रहा हूं अमर उजाला में जैसे खबर है कि 26-27 दिसंबर को 30,000 किसान दिल्ली पहुंचेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के 1 महीने पूरे होने पर 26-27 को दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। इन 2 दिनों के दौरान 30,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे। 26 को दिल्ली की खनौरी सीमा से, 27 दिसंबर को डब्बाली सीमा से 15-15 हज़ार की संख्या में दिल्ली में प्रवेश करेंगे। दिल्ली कूच की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से की गई है। दिल्ली कूच को सफल बनाने के लिए दिल्ली चलो अभियान समिति का गठन किया गया है। ऐसे ही और भी जगह से ऐसी खबरें आ रही है। उसी तरह से नवभारत टाइम्स में है कि महाराष्ट्र के बड़े संगठनों ने ऐलान किया है कि वो किसान आंदोलन के साथ है। महाराष्ट्र के ऑल इंडिया किसान सभा ने शुक्रवार को कहा, विरोध करने के लिए हम 21 दिसंबर को नासिक से रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। हजारों किसान हमारे साथ होंगे। सभी 1266 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, साथ में कई हफ्तों का राशन लेकर आएंगे ताकि लंबे समय तक ठहर सकें। तो अलग अलग राज्यों से किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। अब मैं बार बार कहूंगा, रास्ता कुछ निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इन कानूनों को कुछ वक्त के लिए होल्ड किया जा सकता है और कमेटी बनाकर बात की जा सकती है। वहां अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं सरकार से पूछकर बताऊंगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह मुमकिन नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? क्या होल्ड करने को सरकार तैयार होगी कि कुछ दिन के लिए इस कानून को होल्ड किया जाए, इस कानून को अमली जामा पहनाने वाले नियम न बनाए जाएं और उसके बाद विचार विमर्श करके उसके बाद कोई रास्ता निकले? और या जैसे किसान मांग कर रहे हैं कि सत्र बुलाइए, कानून को रद्द करिए, या कुछ और तरीका हो इनसे बात और संवाद करके। ये किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार संबोधित कर रहे हैं किसानों को, कच्छ के किसानों को संबोधित वहां जाकर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को यहां से डिजिटल माध्यम के जरिए कर रहे हैं और अलग अलग जगह किसानों से बात कर रहे हैं, मन की बात भी कर रहे हैं, मोनोलॉग की तरह भाषण भी दे रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारी किसानों से क्यों संवाद नहीं कर रहे हैं? कल राकेश टिकैत ने कहा विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री आए, 1000 किसान को बुलाएं या कोई ऐसी जगह और संवाद करें। ये बहुत सारे उन किसानों का कहना है जो आंदोलन पर और इस तरह के धरने पर बैठे हैं। अब जो अखबारों में कई तरह की खबरें हैं उसमें एक अहम यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, हरियाणा के, उन्होंने भी कल किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। अब अगर केंद्र सरकार के मंत्री, नेता, प्रवक्ता कहते हैं इसमें देश विरोधी ताकतें हैं, इनके पीछे विदेशी साजिश है, तो ये चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये तो बीजेपी के नेता हैं, हरियाणा के दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, तो इनके पीछे कौन सी साजिश है? चौधरी वीरेंद्र सिंह न सिर्फ उन्होंने समर्थन किया किसान आंदोलन का, बल्कि वो धरना स्थल पर भी कल गए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के इस आंदोलन को देखने, समझने, समर्थन देने सिंघू बॉर्डर या बाकी जगह भी जाऊंगा। वो बीजेपी के नेता है। इसके अलावा क्या हुआ? अमर उजाला में विस्तार से खबर छपी है, हरियाणा सत्तारूढ़ गठबंधन में असंतोष, और इसी में है कि किसान आंदोलन के बीच खट्टर सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी में जबरदस्त असंतोष है। जेजेपी मतलब दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जिनकी 10 सीटें हैं और वो उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी मुलाकात की थी केंद्रीय मंत्रियों से, राजनाथ सिंह से, नरेंद्र तोमर से, पीयूष गोयल से पिछले हफ्ते, ये भी जिक्र मैंने किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 10 में से 6 विधायक, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 10 में से 6 विधायक नाराज हैं और वो आंदोलन का समर्थन करते हुए इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। ये जो मांग कर रहे हैं ये सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी के विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायक, जिन विधायकों के नेता हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं। तो असंतोष सत्ताधारी दल के सहयोगियों के भीतर है। एक असंतोष आपने देखा जब हरसिमरत कौर इस सरकार से बाहर हो गई थी। प्रकाश सिंह बादल ने तल्ख बयान दिए। पद्म विभूषण जो बहुत बड़ी इस देश की
सबसे बड़े अवार्ड्स में एक है, सम्मान में एक है, वापस किया। और जब कहा गया ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने के तमाम तरह के बयान, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तो सुखबीर बादल ने कहा असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी के नेता हैं। तो आपस में जो दशकों तक साथ रहे वो एक दूसरे को लेकर ये कह रहे हैं, ये आप जानते हैं। और उसके बाद अब इसमें मैं देख रहा हूं इसी में कि बाकी कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। राज्य के 6 में से 5 निर्दलीय विधायकों ने रणधीर सिंह गोलन के निवास पर बैठक करके किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दिया है। तो ये वो नेता हैं या वो विधायक हैं जिन्हें आप क्या देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्हें चीन पाकिस्तान परस्त कह सकते हैं, जिन्हें विपक्ष के हाथों में खेलने की बात कहकर आप ये खारिज कर सकते हैं। और दरअसल किसान नेताओं ने रणनीति के तहत विपक्ष के नेताओं को या राजनीतिक दलों से दूरी बना रखी है, मंच पर राजनेता नहीं है। और अगर आंदोलन को इस तरह से चिन्हित करेंगे तो अन्ना आंदोलन की मिसाल सामने है, 2011-12 में क्या हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों कहने का यह मतलब है कि लगातार बीजेपी की तरफ से कई नेता, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री लगातार खूबियां बताते हुए लेख लिख रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का लेख है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल बहुत बड़ी चिट्ठी थी कि मैं किसान नेता हूं, माफ करें, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसान की तकलीफें और इसलिए मध्य प्रदेश ने किसानों के हित में ये सब किया है और क्या क्या किया है उसकी फेहरिस्त भी बता दी। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर भी सवाल है कि वहां जिन किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हुए दावे करते हैं, वहां किसान बीमा का क्या हाल है, फसल बीमा का, माफ करें, फसल बीमा में हमने देखी थी खबरें कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, कि 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी फसल बीमा के तौर पर किसानों को मिला है। और मंडियों को लेकर दावे कि मंडियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल ही एक स्टोरी मैंने शेयर की है अपने ट्विटर पर कि कैसे वहां मंडियों का कारोबार ठंडा पड़ा है और मंडी के जो सचिव हैं उन्होंने कई मंडियों के सचिव से एनडीटीवी ने बात करके एक स्टोरी फाइल की। तो किसानों की आशंकाओं के बीच, सरकार के दावे के बीच किसान नेता कह रहे हैं उन्हें भरोसा नहीं। कल राकेश टिकैत ने मुझसे भी बातचीत में कहा और अपने भाषण में भी कहा कि प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो उसमें बहुत झूठ है। प्रधानमंत्री को कोई नौकरशाह लिख कर देता है, उनकी टीम लिख कर देती है, वो पढ़ते हैं, उसमें तथ्यात्मक हेरफेर है। अगर किसानों के प्रति इतनी चिंता है तो यूपी में 7,000 करोड़ गन्ना मालिकों, गन्ना मिलों पर बकाया है, वो क्यों नहीं मिला और क्यों नहीं मिलता है, समय पर भुगतान क्यों नहीं होता है। एमएसपी की बात, आप गारंटी की बात, किसान कहते हैं एमएसपी की गारंटी दो, लेकिन दूसरी तकलीफ की लंबी लिस्ट है कि कैसे हर राज्य में किसान की 1888 रुपए में जो फसल एमएसपी के हिसाब से चावल बिकना चाहिए वो 1000, 1200, 900, 1300 में, 1300 तो बहुत बड़ी चीज हो, 1000-1200 में किसान बेचने को मजबूर है। तो इन खबरों के बीच दोस्तों सवाल यही है कि अगर नरेंद्र तोमर कहते हैं कि साल के अंत तक किसानों के इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा, शंकाओं का समाधान हो जाएगा, दरअसल तो क्या शंकाओं का समाधान होगा? और शंकाओं का समाधान जिस तरह से सरकार ये कहती है, अगर नरेंद्र तोमर ने कल कहा कि किसान बताएं कहां समस्या है, किसान कह रहे हैं हमने 5 बार बता दिया, अब उसके अलावा हम किसी सूरत में इस पर मानने को तैयार नहीं है। किसान बार बार कह रहे हैं, सरकार कह रही है इस पर विचार विमर्श बहुत पहले से चल रहा था, 20 साल से प्रधानमंत्री की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है। किसान कह रहे हैं लेकिन अभी जब कानून बन रहा था तो किसानों से सहमति ली गई क्या? जो इसके पीड़ित हैं या जो इसके लाभार्थी हैं, जो स्टेक होल्डर दरअसल है, क्या उनसे बड़े पैमाने पर डिस्कशन हुआ? क्या उनकी सहमति ली गई? क्या उनकी आशंकाएं, क्या उनकी चिंताओं को शामिल करके सरकार ने विचार विमर्श किया? ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का दखल है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कोई रास्ता निकलता है या सरकार इसी तेवर पर रहती है, या फिर आगे किसी तरह से अगले 10 दिन 15 दिन में अगर रास्ता नहीं निकलता है तो समझिए इतनी कंपकपी, इतनी ठंड, और दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ेगी। अभी बर्फबारी होगी आसपास के हिल स्टेशन पर, शिमला से लेकर मसूरी तक, और तब दिल्ली में ठंडी हवाएं चलेगी। अभी भी ठंडी हवा चल रही है, मैंने ही 3 पहन रखा है, लेकिन मैं घर में हूं, वो सड़क पर है, और सड़क पर अलाव जलाकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन 1000 दूसरी तरह की परेशानियां होती हैं, सुबह उठना, नहाना, टॉयलेट, आप सोच नहीं सकते। मैं हर रोज जाता हूं और देखता हूं, कल्पना करता हूं कि कैसे यहां परिवार के साथ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग
70, 80, 85 साल के बुजुर्ग, उन बुजुर्गों के चेहरे देखता हूं और वो जब कहते हैं कि मैं अपनी फसल कम पर बेचता हूं और उसके बाद अब सरकार के इससे मेरे भीतर ये डर है, तो उसके बाद ये कहकर सिर्फ खारिज कर देना कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, इनको 1962 की लड़ाई में जिन्होंने देश का साथ नहीं दिया वो इनको भड़का रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार गलत दिशा में तर्क और दलील पेश कर रही है। और ये दरअसल अन्नदाता हैं और इनको इस तरह से अगर आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल सरकार के लिए होगी। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई रास्ता निकले। उम्मीद करते हैं कि किसान संगठन भी सकारात्मक होकर सोचे, कुछ पहलू अगर लगता है कि इस पर सहमति बन सकती है तो सोचे, और सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। और अगर सरकार संवाद कर रही है, सरकार कहती है, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपकी आशंकाओं को दूर करने को तैयार हूं, तो अपने उन मंत्रियों की जुबान पर ताला लगाना चाहिए जो किसानों को देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और ये कहने वाले मामूली लोग नहीं हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर सूबे के कृषि मंत्री तक शामिल होते हैं। कई बार कई लोगों के नाम ले चुका, इसलिए उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मैं जाऊंगा सिंघू बॉर्डर। जो कुछ देखूंगा वो तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाखों लोगों तक जो किसान आंदोलन में जो कुछ घटित हो रहा है पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं।